चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में नॉर्मल रेसिडेंट का टॉपिक चल रहा था बेटा, मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा चुका हूँ, राइट। हमने कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्कस किए थे। फिर रिमेंबर दैट पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा कि नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में इंडिविजुअल के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस पर्सन को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि रेसिडेंट होने के लिए बेटा सिटीजन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। You may be a citizen of other country and resident of other country, right? और फिर हमने पढ़ा था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, राइट, उनको हम बेसिकली बेटा किसी भी देश का रेसिडेंट कंसिडर नहीं करते, बट उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन काम कर रहे हैं बेटा उस देश के, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करते थे। तो आज हम फोर्थ पॉइंट से डिस्कस करेंगे बेटा। 3 पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं the following person are not treated as normal resident of the country। ठीक है जी, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो 3 तरह के स्पेसिफिकेशन हैं बेटा जहां पर इन लोगों को बेसिकली रेसिडेंट ट्रीट नहीं किया जाता। तो हम देखते हैं बेटा 3 कैटेगरी में कौन कौन से पर्सन बिलोंग्स करते हैं। कहते हैं सर फॉरेन विजिटर, अगर कोई फॉरेन विजिटर इन द कंट्री देश में आया हो, ठीक है जी, फॉरेन विजिटर अगर देश में आया हो फॉर सच पर्पस एज हॉलीडे के लिए बेटा, आप किसी देश में घूमने गए हैं बेटा, आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए गए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए गए हैं, आप स्टडीज के लिए गए हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए गए हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली इन पर्पस के लिए बेटा आप बेसिकली बाहर गए हैं या इंडिया में आए हैं। अगर कोई इंडियन पर्सन है बाहर गया हुआ है, या कोई फॉरेन पर्सन है इंडिया में आया हुआ है बेटा, तो उसको बेटा हम जिस देश में वो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए आया है बेटा, उस देश का उसको नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है जी सर क्रू मेंबर ऑफ वेसल, या यू कैन से क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल। ठीक है जी, कमर्शियल ट्रेवलर्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड एंड सीजनल वर्कर्स ऑफ द कंट्री। बेटा मान लीजिए इंडिया में कोई पर्सन आया, किसी जहाज का, फॉरेन जहाज का बेटा, जो क्रू मेंबर है वो, या कोई कमर्शियल ट्रेडर। आपने देखा होगा जो इंडिया में जो दैट इज ट्रेड फेयर होते हैं बेटा, तो बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, जो फॉरेन से भी पर्सन आके अपना एग्जीबिशन वहां पे लगाते हैं। या कोई पर्सन जो सीजनल एक्टिविटी के लिए गया हो बेटा किसी देश में, तो उसको भी बेटा उस देश का रेसिडेंट हम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्रू मेंबर में बेसिकली बेटा जहाज के पायलट्स वगैरह, वाइस कैप्टन वगैरह सब आ गए। ठीक है, फिर कहते हैं सर फॉरेनर हु आर एम्प्लॉइज ऑफ नॉन रेसिडेंट enterprises, non-resident enterprises, and who have came to the country for purpose of installing machinery in these enterprises। यानी कि बेटा एक फॉरेनर जो कि एक नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइजेस में काम कर रहा है, मान लीजिए बेटा इंडिया में एक एक्स लिमिटेड है, राइट, वो एक्स या वट एवर जो भी है बेटा, एक्स वाई जेड लिमिटेड या कुछ भी नाम है, वो इंडिया की नॉन रेसिडेंट है, राइट। अब कोई फॉरेनर बेटा उस नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइजेस में आया और सिर्फ किस पर्पस के लिए आया बेटा,
मशीन को इंस्टॉल करने के लिए काम कर रहा है बेटा, उसमें मशीन को इंस्टॉल करने के पर्पज से बेटा वो काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में बेटा उस फॉरेनर को भी बेटा हम भारत का क्या नहीं मानेंगे, रेसिडेंट नहीं मानेंगे। तो फॉरेनर्स, फॉरेन विजिटर्स और ये 3%, तो बेसिकली इन पर्पस के लिए बेटा अगर ये भारत आए हैं तो इनको इंडिया का क्या नहीं माना जाएगा बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो आपको समझ में आया बेटा, इसको प्लीज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी लॉजिक यही बनता है बेटा कि 1 साल से कम ही स्टे कर पाते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ केसेस में। चलिए अब आइए फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, कहते हैं बॉर्डर वर्कर, बॉर्डर वर्कर और पर्सन हु, a person who cross the border between two countries, between two countries डेली और रेगुलर बेसिस पे, डेली और रेगुलरली in order to work, in order to work in one country, in one country are resident of that country in which they live, not where they work। यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल पायलट का ले लेते हैं। जो पायलट्स होते हैं बेटा बेसिकली वो डेली बेसिस पे बॉर्डर, एक तरह से बॉर्डर वर्कर होते हैं बेटा, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं डेली बेसिस पे, राइट। तो इन व्यक्तियों को बेटा हम रेसिडेंट कहाँ का कंसिडर करें, क्योंकि अगर आप देखोगे मान लीजिए अगर डेली बेसिस पे इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है तो आप नॉर्मली किसी भी पायलट का बेटा किसी भी देश में 365 डेज काउंट ही नहीं कर सकते। 1 साल काउंट ही नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो थोड़ी देर 2 दिन के लिए इस देश में तो माइट भी 1 दिन के लिए उस देश में या किसी और दिन देश में, तो अल्टीमेटली वो ट्रेवल तो करते रहते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। तो सर इनको हम कहाँ का रेसिडेंट कंसिडर करें, तो कहते हैं सर इनको हम रेसिडेंट मानेंगे जहाँ के रहने वाले हैं या जहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, इनको वहां का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा जहां पर ये बेसिकली काम कर रहे हैं। तो दीज रेसिडेंट बेसिकली कंसिडर एज द बॉर्डर वर्कर या पर्सन हु बेसिकली क्रॉस द बॉर्डर ऑन डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इनको भी रेसिडेंट वहां का मानेंगे बेटा जहाँ के रहने वाले हैं। लास्ट पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, लास्ट पॉइंट आता है ऑफिशियल्स, ठीक है, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। क्वेश्चन आता है सर ये 3 सिचुएशन, यानी कि सर हमारा ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, सर इनको हम रेसिडेंट कहाँ का मानेंगे। तो कहते हैं सर दे विल कंसीडर द रेसिडेंट, ठीक है, ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री वेयर दे लिव, या यू कैन से बिलोंग्स, नॉट फ्रॉम वेयर दे वर्किंग। ठीक है, जैसे बेटा ऑफिशियल्स हो गए इंडियन एम्बेसी, डिप्लोमेट्स हो गए बेटा राजदूत, और मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह वगैरह के आर्म फोर्स, ठीक है, आर्मी नेवी, ठीक है, और आपका एयरफोर्स या फिर कोई भी आर्म फोर्स के जो मेंबर हैं बेटा वो आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं या विद इन इंडिया आए हैं फॉरेन के पर्सन, तो उनको बेटा वहां का रेसिडेंट मानेंगे जहाँ के वो बिलोंग्स करते हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, ना कि बेटा जहाँ पर वो वर्किंग है। ठीक है, तो ये 2% को भी बेसिकली बेटा हम क्या मानते हैं, राइट, नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम देयर वेयर दे बेसिकली लिव, नॉट फ्रॉम देयर दे बेसिकली एक्चुअली वर्किंग ऑन देयर। ठीक है जी, तो आई होप सो कि आपको बेटा नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई हो। तो दिस इज इट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट बेटा, यहाँ तक हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नाउ विल हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। ठीक है जी, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा बेटा, किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है ना, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से ध्यान से इसको सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। चलिए लिखिए, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल। देखो इसका डेफिनेशन तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वी हैव ऑलरेडी डन द मीनिंग ऑफ दिस, बट फिर भी अगर इसके डेफिनेशन लिख देते हैं। कहता है सर, इट रेफर्स टू द सम ऑफ फैक्टर इनकम earned by नॉर्मल रेसिडेंट एट एनीवेयर। ये एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहा हूं बेटा इसमें, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कह रहा है सर, नेशनल इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम, जो कि किसने कमाई हो बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट ने कहीं पर भी, तो उसको हम बेसिकली नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम की बात आती है तो बिल्कुल ध्यान सुना, ये डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे बेटा। डोमेस्टिक इनकम में देखिए, कहते हैं जी, इट रेफर्स टू द सम ऑफ, इट रेफर्स टू द सम ऑफ फैक्टर इनकम earned by any person within the domestic territory of the country। देखो बेटा, इन दोनों डेफिनेशन में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। बेसिकली देखा जाए तो फैक्टर इनकम कॉमन है, इसमें भी फैक्टर इनकम है। इसके बाद की कहानी बिल्कुल अलग है बेटा। कहते हैं अर्न बाय एनी पर्सन, किसी ने भी कमाई हो बेटा, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट हो। बट कंडीशन क्या है बेटा, पैसा कहाँ कमाया हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में। यानी कि सर हमारे घरेलू सीमा के अंदर किसी भी पर्सन ने फैक्टर इनकम जनरेट करी है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट हो बेटा, तो उस पर्सन की इनकम को बेटा बेसिकली हम कहाँ इंक्लूड करेंगे बेटा, डोमेस्टिक इनकम में। यानी कि सर दोनों में एक चीज डिफरेंस हमें पता लग रहा है कि डोमेस्टिक इनकम बेटा फैक्टर इनकम लेती है किसी भी पर्सन की, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम लिया जाता है सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट की। ठीक है, और ये किसी भी व्यक्ति बेटा कहाँ होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में। बट नॉर्मल रेसिडेंट बेटा कहीं पर भी हो सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसका एक छोटा सा चार्ट मैं आपके लिए बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बेटा जब मैं आपको एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो वहां पर ये बड़ा काम आएगा बेटा आपका। ठीक है, तो फटाफट से देखिएगा, ध्यान से कंसंट्रेशन से चार्ट बनाते हैं बेटा इसका। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम का चार्ट बनाऊं, सबसे पहले अगर मैं डोमेस्टिक इनकम का चार्ट बनाऊं, तो आपको इसमें क्या क्या बातें याद रखना है वो आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है सर, डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ कौन सी इनकम आएगी बेटा, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम यहाँ पर भी ऐड नहीं होगा बच्चे। ठीक है, दूसरा, सर किसी भी पर्सन की इनकम को जोड़ा जा सकता है इसमें। किसी भी पर्सन बोले तो सर, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट बेटा इंडिया में होना चाहिए, यानी कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाना चाहिए बेटा पैसा। तो ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है सर। तो पहला फैक्टर इनकम, दूसरा एनी पर्सन, तीसरा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, और अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, तो बच्चे नेशनल इनकम का बेसिक सिचुएशन क्या होता है, देखेगा। नेशनल इनकम में बेसिकली क्या होता है बेटा, सर पहले बात तो कॉमन है सर, फैक्टर इनकम आएगी। क्या आएगी बेटा, फैक्टर इनकम। दूसरा, सर कौन से पर्सन की इनकम ली जाएगी, खाली नॉर्मल रेसिडेंट की। ठीक है, और यहाँ पर बेटा कोई स्पेसिफिकेशन बाउंड्री नहीं है बेटा, तो यू बेसिकली कैन सेट इट एनीवेयर, कहीं पर भी पैसा कमा। देखो बहुत ही सिंपल
तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ताकि नेशनल इनकम जैसे चैप्टर बेटा आपके लिए बहुत इजी बन जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। ठीक है जी, तो उसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए जल्दी से, राइट। फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आई होप सो आपको समझ आ गया बेटा। आप फटाफट से लिखिए कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। बेटा ये वाला टॉपिक ना, डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ये चैप्टर आप रेफर कर लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी में, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। वहां पर मैं आपको ऑलरेडी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझा, बिल्कुल सेम है उसी की तरह ही, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए, तो एक कन्वर्जनल चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है सर। डोमेस्टिक इनकम का मतलब बेसिकली हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एफसी, ठीक है। और नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एनएनपी एफसी का, ठीक है जी। किसका होता है बेटा? एनएनपी एफसी का। ये जो जीडीपी एट एमपी है बेटा, ये दो फॉर्मूले से निकल के आता है, प्रोडक्ट मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। आगे चल के पढ़ेंगे बेटा हम इन मेथड्स को। और एनडीपीएफसी बेसिकली निकल कर आता है बेटा हमारा फ्रॉम इनकम मेथड। और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को बेटा हम बेसिकली कन्वर्ट किस में करते हैं बेटा? एनएनपी एफसी में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर क्या है जी, ये क्या बन गया एन। यहाँ पर क्या है डी, ये क्या बन गया एन। यहाँ पर क्या एम सी, ये क्या बन गया एफ सी। तो दिस इज द बेसिकली कन्वर्जन। और इसमें बेटा प्रॉपर मुझे एक पूरी क्लास देनी है ताकि आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ आए। तो इसलिए बेटा इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए प्लीज इतना ही, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है। बाकी इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बेटा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट, चैप्टर भी बेटा शायद नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा बेटा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बेटा, बाय।